छोटे बच्चे ने अपने दिल में समझ लिया था कि ये सभी बुरे लोग हैं, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन के न होने के कारण वह केवल अनिच्छा से सिर हिला सकता था। जैसे ही तस्कर ने ये सुना, उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट फैल गई। यह एक अच्छा लड़का है। उसकी आंखों ने उस हटे कट्टे आदमी को जू डोयू को नीचे उतारने का संकेत दिया। जू डोयू अभी नीचे उतरा ही था कि उसने एक कार को आते देखा, और जू डोयू ने ज्यादा कारें नहीं देखी थीं। वह लाइसेंस प्लेट पहचानना नहीं जानता था, वह केवल इतना जानता था कि उसके बहनोई के पास कार है। इसलिए एक कार को देखकर उसने अनुमान लगाया कि यह उसके बहनोई की कार है। जैसे ही उसे नीचे उतारा गया, वह तुरंत दौड़ पड़ा और सड़क के बीचों बीच चिल्लाते हुए दौड़ पड़ा, बहन, जीजाजी, लानत है, उसका पीछा करो। क्रोधित महिला ने हटे कट्टे आदमी से आग्रह किया कि वह जल्दी से उसका पीछा करे और जू डोयू को वापस ले आए। हटे कट्टे आदमी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसके पीछे भागा। जू डोयू के छोटे आकार को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से उस हटे कट्टे आदमी से आगे नहीं भाग सकता था, और जब तक जू डोयू कार तक पहुंचा तब तक वह आदमी उसे अपनी बाहों में जकड़ चुका था। चीखें। ब्रेक की एक लंबी चीख सुनाई दी और जिनयू और जू नैनियन जल्दी से कार से बाहर निकले और तस्करों की ओर चल पड़े। जू डोयू ने जू नैनियन और जिनयू को देखकर खुशी से संघर्ष किया, बहन, बहन। जू नैनियन और जिनयू जल्दी से आगे बढ़े। दोनों तस्करों ने सोचा कि जू डोयू बस बकवास कर रहा है। वे चिंतित नहीं थे। जू नैनियन और जिनयू को आते देख महिला सबसे पहले आगे आई, मुस्कुराते हुए बोली, मुझे बहुत दुख है, मेरा लड़का अपनी बहन को बहुत याद करता है, वह सभी को बहन कहता है। जू नैनियन की भौहें तन गईं, उसके सीने से गुस्सा फूट पड़ा, तुम्हारा बच्चा। तस्कर मुस्कुराया, हाँ बड़ी बहन, यह मेरा बच्चा है, आपने हमें एक मूर्खतापूर्ण क्षण में पकड़ लिया, बहुत शर्मनाक। इससे पहले कि वह शर्मिंदा शब्द पूरा कर पाती, जू नैनियन अपने सीने में क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ घूम गई और महिला की छाती पर जोरदार लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गई। जिनयू ने एक पल में ही जू डोयू को पकड़े हुए मोटे आदमी को अपने वश में कर लिया और जू डोयू को छीन लिया। आउच, वे बच्चे को चुरा रहे हैं, कोई जल्दी आओ, वे बच्चे को चुरा रहे हैं। जमीन पर गिरे तस्कर ने तुरंत पीड़ित होने का नाटक किया। इससे पहले कि वह जमीन से उठ पाती, वह जोर जोर से चीखने लगी। जू नैनियन 2 कदम चलकर आया, महिला को घुमाया और उसका सिर जमीन पर दबाते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में सब कुछ बताने दूंगा। जिनयू ने जू डोयू को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उस मोटे आदमी की पीठ पर सीधे पैर रख दिया, जिससे वह उठ न सके। जू डोयू ने आज्ञाकारी भाव से जिनयू की गर्दन पकड़ ली, जीजाजी, उन्होंने मुझे मारा। जू डोयू का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था, क्योंकि उसने पहले भी इतनी जोर से संघर्ष किया था कि तस्कर ने कई बार उसके चेहरे पर चुटकी काटी थी। जू नैनियन ने अपने छोटे भाई की दुख भरी आवाज सुनी। उसने तस्कर महिला के चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसका चेहरा सड़क पर घसीटते हुए कहा, तुमने मेरे भाई को मारने की हिम्मत की, क्या तुम मरना चाहती हो? जू नैनियन इस जीवन में हमेशा अपने परिवार की रक्षा करती रही थी। जो कोई भी उन्हें धमकाने की हिम्मत करता था, उससे उसे इतना गुस्सा आता था मानो वह चाकू से उसके शरीर को काट रहा हो। स्थिति को देखकर जू नैनियन को बिना किसी संदेह के पता चल गया कि ये दोनों तस्कर थे। वह ये सोचने की हिम्मत नहीं कर सकी कि यदि वह एक क्षण भी देर से पहुंचती तो क्या परिणाम होते। जब तस्कर महिला ने जू डोयू की शिकायत सुनी तो उसे यकीन हो गया कि ये वास्तव में उसकी बहन और बहनोई थे, और वह तुरंत इतनी परेशान हो गई कि उसे खून की उल्टी होने लगी। उसी समय डर के मारे वह चिल्लाने लगी और आंसू बहाते हुए दया की भीख मांगने लगी। जू नैनियन उसे माफ कर देंगे? ये तो अजीब बात होगी। इस जीवन में एक व्यक्ति जिसे वह कभी माफ नहीं कर सकती थी, वह था मानव तस्कर। ऐसे लोगों के लिए 1000 घाव भी उसे बहुत हल्की सजा लगती थी। उसे छोड़ देने के लिए उसके सपनों में जू नैनियन गर्भवती थी और जिनयू पर भी इसका असर पड़ा था। उसने जू डोयू को जमीन पर बिठाया, एक हाथ से उस हटे कट्टे आदमी को पकड़ा और जू नैनियन की ओर चल दिया। तुम पहले डोयू को कार तक ले जाओ, ये काम मुझ पर छोड़ दो, जिनयू ने निर्देश दिया। तभी जू नैनियन को याद आया कि वह गर्भवती है और वह भी डर गई। जू नैनियन जू डोयू को कार में ले गया, जबकि जिनयू ने कार में मिली रस्सी से दोनों को बांध दिया और उन्हें भी कार में ले गया। जू नैनियन जू डोयू को पकड़कर यात्री सीट पर बैठ गया। 2 तस्करों की घृणित आवाजें न सुनने के लिए जिनयू ने अपने मोजे उतार दिए और उन्हें उनके मुंह में ठूंस दिया। जू डोयू भयभीत होकर असामान्य रूप से शांत होकर जू नैनियन की गर्दन से लिपट गई। डोयू, अच्छा है, अब डरो मत। जू डोयू ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया और उसे जू नैनियन के कंधे पर टिका दिया। जू नैनियन का दिल पिघल गया। डोयू, माँ कहाँ है? वह कहाँ है? जू नैनियन को चिंता थी कि आन कोई हुआ भी मुसीबत में पड़ सकता है। जू डोयू ने पलकें झपकाईं, मुझे नहीं पता। अब जबकि शू डोयू को भी नहीं पता था, शू नैनियन एक पल के लिए चिंता से पीला पड़ गया।
जिनयू ने अपने पीछे खड़े दोनों लोगों की ओर देखा और उनके मुंह से मोजे खींचकर सख्ती से पूछा, तुमने इस बच्चे को कहाँ से पकड़ा? अंततः बोलने में सक्षम होने पर दोनों तस्कर तुरंत दया की भीख मांगने लगे। कृपया महोदय, मिस, कृपया हम पर दया करें, यह मूर्खतापूर्ण क्षण था कि हमने गलती की, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमें पुलिस स्टेशन न ले जाएं। पिछले कई वर्षों में उन्होंने कई बच्चों का अपहरण किया है, वे पुलिस का सामना करने की हिम्मत नहीं करते। जिनयू में उनकी बातें सुनने का धैर्य नहीं था। उसने कार में रखा एक खंजर निकाला और उसे सीधे तस्कर के गले पर रख दिया। मुझे बताओ, तुमने ये बच्चा कहाँ से लिया? मुझे तीसरी बार पूछने पर मजबूर मत करो। चाकू की ठंडी चमक से दोनों तस्करों की गर्दन डर के मारे सिकुड़ गई और रोती हुई महिला ने व्याकुल चेहरे के साथ कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं बताऊंगी। के मार्गदर्शन का पालन करते हुए जूनेनियन और जिनयू ने अंततः यांग क्विहुआ का स्थान ढूंढ लिया। जिनयू कार में बैठकर दोनों मानव तस्करों पर नजर रख रहा था ताकि वे कोई परेशानी खड़ी न कर सके। जू डोयू भी कार में था। जूनेनियन कार से बाहर निकले और होटल की ओर चल पड़े। होटल क्लर्क इस समय बेचैन और चिंतित था। उसे अपनी निगरानी में बच्चे को खोने का अपराध बोध हो रहा था, लेकिन वह खुद पर मुसीबत आने को लेकर भी चिंतित था। उसने यांग क्विहुआ को जगाने की भी हिम्मत नहीं की। वह सिर्फ ये दिखावा करना चाहता था कि जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। जब जूनेनियन अंदर आई तो उन्होंने यांग क्विहुआ को बेंच पर लेटे हुए देखा, जो गहरी नींद में सो रहे थे और जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। ये देखकर कि यांग क्विहुआ ठीक है, जूनेनियन का दिल आखिरकार उसके पेट में वापस आ गया, जबकि उसी समय वह अपनी मां की लापरवाही पर खुश और परेशान दोनों महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। सौभाग्य से जू डोयू ठीक थी, अन्यथा उसकी मां को बाद में असहनीय अपराधबोध महसूस होता। होटल क्लर्क, जो पहले से ही बेचैन था, ने अचानक एक खूबसूरत महिला को लॉबी में प्रवेश करते देखा और उसका स्तब्ध भाव पूरी तरह से बदल गया। वह काफी देर तक हकलाता रहा और फिर पूछा, हेलो, क्या आप होटल में ठहरे हैं? जूनेनियन ने अपना सिर घुमाकर पहले उस आदमी की ओर देखा और फिर बेंच पर सो रहे यांग क्विहुआ की ओर देखा। उसकी मां सो रही थी, लेकिन वह आदमी नहीं सो रहा था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, ये सोचकर कि क्या यह आदमी तस्करों के साथ मिला हुआ है या फिर उसने कुछ नहीं देखा। वह उसके पास गई और दूसरी तरफ यांग क्विहुआ को न देखने का नाटक करते हुए उस आदमी की प्रेम भरी निगाहों के प्रति उदासीनता से कहा, नमस्ते, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने माँ और बेटे को देखा है? महिला 40 के आसपास की है, लगभग इतनी लंबी। जूनेनियन ने यांग क्विहुआ की अनुमानित ऊंचाई का संकेत दिया, फिर आगे कहा, बच्चा 6 साल का है, एक गोल मटोल छोटा लड़का है। ये सुनकर होटल क्लर्क तुरंत सख्त हो गया। क्या ये वही माँ और बेटा नहीं था जिसे उसने पहले देखा था? कुछ दोषी महसूस करते हुए उसने पूछा, उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये मेरी माँ और भाई हैं। जैसे ही जूनेनियन बोल रही थी, उसकी अटूट निगाहें होटल क्लर्क पर गड़ी रहीं, जिसका अपराध उसके सामने खुलकर सामने आ गया। ये सुनकर होटल क्लर्क का चेहरा उदास हो गया। तो वृद्ध महिला ने उससे झूठ नहीं बोला था, वह वास्तव में अपनी बेटी को ढूंढने आई थी और यह मुफ्त आवास पाने का कोई बहाना नहीं था। यदि उन्हें पहले पता होता तो वह उन्हें लॉबी में सोने की अनुमति नहीं देते और वह छोटा लड़का लापता नहीं होता। होटल क्लर्क की अपराध बोध की भावना नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। उसने विपरीत बेंच पर बैठे यांग क्विहुआ की ओर कांपते हुए इशारा किया, जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं, क्या वह वही है? जूनेनियन ने उसके इशारे की दिशा का अनुसरण करने का नाटक किया और फिर आश्चर्य व्यक्त किया, यह मेरी माँ है। होटल क्लर्क को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि जूनेनियन अपनी माँ की पहचान की पुष्टि क्यों कर रही थी, बजाय इसके कि वह उत्साह से उसे जगाने के लिए दौड़ी, और वह पूरी तरह से मुरझा गई। बुजुर्ग महिला ने सचमुच झूठ नहीं बोला था। जूनेनियन ने होटल क्लर्क पर अपनी नजरें गड़ाए रखी। उसकी उदास हालत देखकर उसे संदेह हुआ कि उसने तस्करों के साथ मिलीभगत कर ली होगी। जैसे ही वह उससे पूछताछ करने वाली थी, होटल क्लर्क ने अचानक कहा, तो आपको अपने भाई को खोजने के लिए तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए, हो सकता है कि उसे मानव तस्करों ने ले लिया हो। तुम्हें पता है? जूनेनियन ने पूछा। होटल क्लर्क, असहाय और इस डर से कि जूनेनियन शायद उस पर विश्वास नहीं करेगी, उसे पूरी स्थिति विस्तार से समझा दी। ये सुनकर जूनेनियन को अंततः समझ आ गया, ये व्यक्ति तस्करों के साथ नहीं था, वह सिर्फ मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। उसके पास इसे रोकने या मदद करने का अवसर था, फिर भी उसने उदासीन रहना चुना। सच कहें तो जूनेनियन के मन में ऐसे लोगों के प्रति नाराजगी थी। यदि वह थोड़ी देर बाद पहुंचती तो उसके भाई को तस्करों द्वारा अगवा कर लिया गया होता। एक बार तस्करों द्वारा ले लिए जाने के बाद कौन जानता है कि उसे कहाँ बेचा जाएगा। फिर भी जूनेनियन को भी समझ आ गया कि इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके भाई पर नजर रखने का न तो उसे अधिकार था और न ही दायित्व। यद्यपि वह अप्रसन्न थी, फिर भी उसे दूसरों को दोष देने का कोई अधिकार नहीं था।
ये पुष्टि करने के बाद कि वह तस्करों के साथ नहीं मिला हुआ था, शू नेनियन ने इस मुद्दे पर और अधिक जोर नहीं दिया तथा यान कुइहुआ को बुलाने के लिए मुड़ने से पहले विनम्रतापूर्वक उसे धन्यवाद दिया। यान कुइहुआ सपना देख रही थी, तभी अचानक किसी ने उसे जगा दिया। वह अपना आपा खोने वाली थी। जू नेनियन को देखकर यान कुइहुआ रुक गई और अनिश्चितता से अपनी आंखें रगड़ने लगी। माँ, चलो घर चलते हैं, जू नेनियन ने धीरे से कहा। अंततः ये पहचानते हुए कि यह उसकी अपनी बेटी थी, यान कुइहुआ अचानक जाग उठी और बेंच से उतर गई। बेबी नियान, माँ, यह मैं हूँ। यान कुइहुआ को सख्त बेंच पर सोते और उसके बिखरे बालों को देखकर जू नेनियन को बहुत दुख हुआ। बेंच कितनी असुविधाजनक रही होगी। यदि वह उसे लेने के लिए पहले स्टेशन गई होती तो ये सब कुछ नहीं होता। अपनी बेटी को देखकर यान कुइहुआ मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी। ओह मेरी लड़की, तुम्हें ये जगह कैसी लगी? जू नेनियन ने विस्तार से कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहा कि जू जिकियांग ने उसे फ़ोन किया था। यान कुइहुआ अपनी बेटी को देखकर इतनी खुश हुई कि उसने जू नेनियन को पकड़ लिया और होटल वाले से कमरे के किराए का 10 गुना देने पर जोर दिया। अपनी बेटी की संपत्ति का दिखावा करना। होटल वाले को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। आंटी, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने बेटे को ढूंढना चाहिए। बेटा, यान कुइहुआ को होश आया और उसने अपनी जांघ पर थपथपाया। आह, वह छोटा खरगोश डोयू कहाँ भाग गया? जू नेनियन ने जल्दी से कहा, डोयू कार में है। होटल वाले ने उसे देखा, लेकिन जू नेनियन ने उसे नहीं देखा। उसने यान कुइहुआ को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। कमरे के किराए से 10 गुना अधिक भुगतान करने की बात का जू नेनियन ने जिक्र नहीं किया और भुगतान भी नहीं किया। बेंच पर सोने के लिए कमरे के किराए से 10 गुना अधिक भुगतान करना पड़ेगा। वह इतनी उदार नहीं थी। यदि उसकी माँ एक कमरे में रुकती तो 10 बार तो क्या, वह 20 बार भुगतान करने को तैयार होती। जैसे ही यान कुइहुआ कार में बैठी, उसने 2 मानव तस्करों को देखा। एक मजबूत आदमी को वह नहीं पहचान पाए, वह उससे पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन एक महिला को उसने पहचान लिया। उसने आश्चर्य से अपने दामाद से पूछा, जियो जिन, इन दोनों को क्या हुआ, तुमने उन्हें पकड़ लिया? जिनयू ने माँ पुकारा, फिर यान कुइहुआ को बताया कि कैसे डोयू को 2 लोगों ने लगभग ले लिया था। जू नेनियन का इरादा उसे रोकना था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यान कुइहुआ चिंतित हो, क्योंकि घटना समाप्त हो चुकी थी और डोयू सुरक्षित था। उसे बताने से यान कुइहुआ को चिंता होगी और वह और अधिक दोषी महसूस करेगा। जिनयू ने जू नेनियन के इरादे को समझ लिया, लेकिन उसने उसका पालन नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि अपनी सास को ये बात बताना आवश्यक है। भविष्य में बच्चों के साथ रहते समय उसे अधिक सतर्क और सावधान बनाना। जब यान कुइहुआ ने सुना कि जू डोयू को तस्करों द्वारा लगभग छीन लिया गया था, तो उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया और वह 2 मानव तस्करों पर झपटी और उनके चेहरे नोचने लगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा, इन निकम्मे बदमाशों को, जो मेरे बेटे का अपहरण करने की हिम्मत कर रहे हो। एक बार यान कुइहुआ ने अपना क्रोध प्रकट कर दिया तो उसे कोई नहीं रोक सका। दोनों व्यक्तियों को तुरंत तब तक नोचा गया जब तक कि उनके चेहरे से खून नहीं निकलने लगा। वे पापा और माँ चिल्ला रहे थे तथा हर जगह छिपने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्यवश गाड़ी बहुत बड़ी थी और दरवाजे बंद थे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जू नेनियन को पता था कि यान कुइहुआ को कुछ गुस्सा निकालने की जरूरत है और उसने उसे रोका नहीं। यदि उसे बच्चे पर प्रभाव पड़ने का डर न होता तो वह उन पर झपटकर उन्हें भी मार डालना चाहती। यान कुइहुआ ने 2 तस्करों से निपटने के बाद हालांकि उसने कुछ हद तक गुस्सा निकाला, लेकिन उसे राहत नहीं मिली, बल्कि वह अभी भी डरी हुई थी। वह अक्सर कहती थी कि वह शू डोयू को कुत्तों के सामने फेंक देना चाहती थी, लेकिन वास्तव में उसका ऐसा करने का कभी इरादा नहीं था। वह पक्षपातपूर्ण थी, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे की परवाह करती थी। उसका लगभग अपहरण हो चुका था, उसका दिल कैसे न दुखेगा। चाहे बच्चा कितना भी कष्टकारी क्यों न हो, वह फिर भी उसके पेट का ही मांस था। यान कुइहुआ ने हाथ बढ़ाया, वह जू डोयू को अपनी बाहों में लेना चाहती थी, उसकी आंखें लाल थीं। जू डोयू के सामने कम उग्र अभिव्यक्ति दिखाते हुए उसने अपने होंठ भींचे और कहा, बेटा, माँ के पास आओ। जू डोयू ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे मेरी बहन चाहिए, आप सौतेली माँ हैं। अचानक यान कुइहुआ के दिल में अपराध का वह निशान 1 सेकंड में गायब हो गया और पीछे कोई निशान नहीं बचा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम छोटे खरगोश जैसे बदमाश। लेकिन इस बार हालांकि यान कुइहुआ ने शाप दिया, उसने वास्तव में जू डोयू को नहीं हराया, बल्कि उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। जू नेनियन पूरे दिन बेचैनी में रही थी और अब अंततः यान कुइहुआ और जू डोयू को पाकर वह निश्चिंत हो सकी। वह भी जू डोयू की बातों पर हंसी में शामिल हो सकती थी। जिनयू ने 3 लोगों के परिवार के गर्मजोशी भरे दृश्य को देखा और खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि वे समय पर पहुंच गए थे। सौभाग्यवश उन्होंने सही रास्ता चुना था। रेलवे स्टेशन जंक्शन से 3 सड़कें आती थीं और उसने अन्य 2 सड़कों की तलाशी के लिए 2 समूहों को पैसे दिए थे। शुक्र है कि यह वह और जू नेनियन थे जिन्होंने ये रास्ता अपनाया।
अन्यथा वे उनसे चूक जाते। यदि शू डोयू का वास्तव में अपहरण कर लिया गया होता तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसकी पत्नी कितनी दुखी होती। ये सोचकर जिन यू को तस्करों से और भी अधिक घृणा महसूस हुई। अब देर रात पुलिस स्टेशन पर कोई भी काम नहीं कर रहा था। वे कोई बड़ा दृश्य नहीं बनाना चाहते थे और परिवार को, विशेष रूप से जूवेंटियन और गाओ लिहोन को, चिंता में नहीं डालना चाहते थे। अगर उन दोनों को पता चल जाता कि उनके पोते का बुरे लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया है तो वे अनिवार्य रूप से हंगामा खड़ा कर देते। जू नेनियन ने जिन यू से उसके द्वारा खरीदे गए नए घर तक गाड़ी से चलने को कहा। ये वह जगह थी जिसे उसने शू डोयू और यान कुइहुआ के रहने के लिए अस्थायी रूप से खरीदा था। ये जानते हुए कि वे आ जाएंगे, शू नेनियन ने घर खरीदने के बाद बिस्तर भी बनवा दिए थे। पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद वे घर पर आकर बैठ गए और सभी लोग सो गए। जिन यू ने केवल मानव तस्करों के एक जोड़े को रस्सी से एक खंभे से बांध दिया था। अगले दिन उन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दबाव पड़ने पर पता चला कि दंपति ने वास्तव में कई महिलाओं और बच्चों का अपहरण किया था। जब जिन यू के लौटने पर जू नेनियन को इसके बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गई। वे सचमुच घृणित मानव तस्कर थे। इस संसार में उनसे अधिक घृणित कोई नहीं है। पिछली रात की घटना के बाद यान कुइहुआ अभी भी डर से कांप रही थी, लेकिन शुक्र है कि उसका छोटा खरगोश भाग्यशाली था और उसकी बहन ने उसे बचा लिया था। इसने यान कुइहुआ को यह याद दिलाने का भी काम किया कि वह फिर कभी लापरवाह न हो। चूंकि यान कुइहुआ राजधानी तक आई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जिन परिवार से मिलना चाहती थी। अगली सुबह नाश्ते के बाद उसने जिन परिवार से मिलने का इरादा बताया। जब जू नेनियन ने यह सुना तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम खाना खाने के बाद साथ चलेंगे। औपचारिकताओं पर चर्चा करने के बाद यान कुइहुआ को अंततः अपनी यात्रा का मुख्य कारण याद आ गया। बेबी नियान, क्या तुम सचमुच गर्भवती हो? यान कुइहुआ ने उत्साह से पूछा। जैसे कि ऐसे मामलों में कोई झूठ हो सकता है, जू नेनियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 1.5 महीना। यान कुइहुआ बहुत खुश थी, उसकी बेटी अंततः गर्भवती हो गई थी। एक मां के रूप में वह भी सहज महसूस कर सकती थी। उस दौरान यान कुइहुआ ने जू नेनियन को गर्भावस्था देखभाल के बारे में कई सलाह दी, जिन पर जू नेनियन ने सहमति जताई। ईमानदारी से कहूं तो पहली बार गर्भवती होने के कारण उसके पास कई चीजें थीं जिनके बारे में वह स्पष्ट नहीं थी। जब परिवार ने अपना भोजन समाप्त कर लिया तो जिन यू उन्हें जिन परिवार के घर ले गया। यान कुइहुआ अभी भी इस बात से अनजान थी कि उसके ससुराल वाले भी जिन यू परिवार के निवास पर थे। हाथ में उपहार लेकर पहुंचने और जू वेंतियन और गाओ लिहोन को देखकर वह चौंक गई और पूछा, बेबी नियान, मैंने तुम्हें दादाजी जिन के घर ले जाने के लिए कहा था, तुम मुझे अपने दादा दादी के घर क्यों ले आए? इससे पहले कि जू नेनियन को समझाने का मौका मिले, गाओ लिहोन ने जू डोयू और यान कुइहुआ को देखकर उन्हें बुलाया। कुइहुआ, तुम यहाँ क्यों हो? यान कुइहुआ तुरंत चौंक गया। वह हर चीज से निडर थी, लेकिन अपनी सास से हमेशा डरती रहती थी। बुजुर्ग महिला की टिप्पणी सुनकर उसने जल्दी से जू डोयू को आगे धकेल दिया। डोयू को अपनी बहन की याद आती थी। आगे बढ़ने पर जू डोयू ने एक मासूम मुस्कान दिखाते हुए कहा, हाँ, मुझे अपनी बहन की याद आ रही थी। एल्डर मास्टर जिन यान कुइहुआ के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ये सुनकर उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया कि उनके पोते को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वह तुरंत नाराज हो गई। इसमें शर्म की क्या बात थी? वह उन्हें खाने नहीं जा रही थी। अगर तुम चाहो तो आओ। वह किसी को रोक नहीं रही थी। चूंकि जू नेनियन की मां और परिवार जिन परिवार से विवाह से संबंधित थे, वुलैन और जिन नांदोन की अनुपस्थिति के बावजूद येकिन और जिन नानक्सी दोनों बहुत विनम्र और गर्मजोशी से भरे थे। येकिन और जिन नानक्सी दोनों ने बहुत फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे। इस युग में वे ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त युवा थे जिन्हें कोई भी एक नज़र में पहचान सकता था। जहां तक यान कुइहुआ की बात है, उसने अच्छी गुणवत्ता वाली फूलदार शर्ट पहनी हुई थी। भले ही गुणवत्ता असाधारण थी, फिर भी यह एक फूलदार शर्ट थी जिसमें सौंदर्यात्मक आकर्षण का लेशमात्र भी अभाव था। हालांकि यान कुइहुआ में हीन भावना की जरा सी भी भावना नहीं थी और वह कुछ ही समय में जिन नानक्सी और अन्य लोगों के साथ घुल मिल गया। समूह में जीवंत चर्चा शुरू हो गई, यहाँ तक कि जू नेनियन के बच्चे की भविष्य की स्कूली शिक्षा पर भी विचार किया गया। जू डोयू को एक छोटे अनाथ की तरह अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन सौभाग्य से उसके दादा जू वेंतियन विश्वसनीय थे, जिन्होंने उस बच्चे को अपने साथ खींच लिया। छोटा लड़का जू वेंतियन और दादाजी जिनको शतरंज खेलते हुए देख रहा था, कभी कभी वह अपनी उंगली से उसे छूता भी था। इस विषय के केंद्रीय व्यक्ति शू नेनियन को वास्तव में किनारे पर छोड़ दिया गया। उसने और जिन यू ने एक दूसरे को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। जिन यू ने हंसते हुए उसे ऊपर ले गया। शू नेनियन मूलतः अपनी मां के साथ जाना चाहती थी। उसे चिंता थी कि वह विवश महसूस करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि वह व्यर्थ ही चिंतित थी। उसकी मां को आपस में घुलने मिलने में बहुत मजा आ रहा था।
कमरे में वापस आकर जू नेनियन ने दरवाजा बंद कर दिया और जैसे ही मुड़ी, जिन यू ने उसे बिस्तर पर खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? उसने सहजता से अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं। बस तुम्हें पकड़े हुए हूँ, मैं और क्या कर सकता था? जिन यू ने उसके चेहरे पर चुटकी काटी। आखिरकार अब तुम गर्भवती हो। उसके शब्दों पर जू नेनियन को अचानक याद आया, ठीक है, वह गर्भवती थी। ये तो ताबीज़ पहनने जैसा था, है न? चाहे जिन यू कितना भी साहसी क्यों न हो, वह इस समय उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तो जू नेनियन ने आराम किया। जब से बुजुर्ग महिला ने जिन यू को बाघ के लिंग का सूप दिया था, तब से जू नेनियन के मन में उस तरह की चीज़ के प्रति एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। अब अपनी पूर्ण सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होकर जू नेनियन मुस्कुराए और जिन यू के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके होठों पर चुंबन दिया। जिन यू, क्या उसे यह पता था कि वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए उसने उसे चिढ़ाने की आज़ादी ले ली। तुम छोटी कृतघ्न लड़की हो, जिन यू ने उसकी नाक चुटकी में दबाते हुए चिढ़ाया, लेकिन उसकी आंखें प्रेम भरी हंसी से भरी थीं। जू नेनियन को एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई। अब जब बड़ी महिला और यान कुइहुआ आ गए हैं, तो उसकी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान का क्या हुआ? यद्यपि वह गर्भवती थी और कठिन काम नहीं कर सकती थी या भारी सामान नहीं उठा सकती थी, फिर भी दुकान खोलना उसके लिए भारी काम नहीं था, खासकर तब जब उसने कर्मचारी रखे थे। मूल योजना कुछ दिन पहले ही खोलने की थी, लेकिन फिर वह गर्भवती हो गई और अब तक कोई हलचल नहीं हुई। क्या लिली और उसकी दो सहेलियां सोचती होंगी कि उन्हें छोड़ दिया गया है? वह अचानक उठ बैठी। जिन यू, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? क्या बात है? जिन यू ने खुद को संभाला, उस पर दबाव न डालने के लिए सावधानी बरती। मैं दुकान खोलना चाहता हूँ। जिन यू ने भौहें उठाईं, क्या यह अभी तक नहीं खुला है? उसने कुछ समय पहले जिन यू को अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छा के बारे में बताया था और वह इतना व्यस्त था कि उसने उसके व्यवसाय पर शायद ही ध्यान दिया। उसने सोचा था कि उसकी दुकान पहले से ही चल रही होगी। नेनियन ने अपने पेट की ओर इशारा करते हुए कहा, दुकान कुछ दिन पहले खुलने वाली थी, लेकिन मैं गर्भवती हो गई। मैं इतना खुश था कि मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल गया। जिन यू ने सोचा कि यह एक बड़ी बात थी। उसकी चमकदार और चमकती आंखों को देखते हुए जिन यू नीचे झुका और उसे एक चुंबन दिया। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें मुझसे इन चीज़ों के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने निर्णय स्वयं लें और यदि आपको किसी चीज़ में मदद की आवश्यकता हो तो मुझे सीधे बताएं। जू नेनियन ने अपनी जीभ चटकाई। क्या वह सिर्फ उसकी मदद नहीं चाह रही थी? वह अब गर्भवती थी, लेकिन स्टोर खोलना उसके लिए अभी भी कोई समस्या नहीं थी। उसे बस शुरुआती चरण के दौरान वहाँ कुछ समय बिताने की ज़रूरत थी। एक बार जब स्टोर के कर्मचारी इस कार्य के अभ्यस्त हो गए, तो उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये किन और जिन नानकसी तो सहमत नहीं होंगे, यहाँ तक कि बूढ़ी महिला और यान कुइहुआ भी असहमत होंगे। वह काम के प्रति इतनी आसक्त नहीं थी कि काम के लिए अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर दे, लेकिन वह पहले से बनाई गई योजनाओं को भी दरकिनार नहीं कर सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुकान खोलने से उसके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जू नेनियन ने सीधे जिन यू के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया। जिन यू कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। उसके विचार भी शू नेनियन जैसे ही थे, दुकान खोलने से वास्तव में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आखिरकार वह कठिन परिश्रम तो नहीं कर रही थी। इसके अलावा उसने सुना था कि गर्भवती महिलाएं बहुत मूडी हो सकती हैं और हर समय घर पर रहने से वे बीमार भी पड़ सकती हैं। जिन यू वास्तव में आशा करता था कि जू नेनियन के पास अपना कुछ करने को होगा जिससे वह खुश रहेगी। लेकिन सास और दादी निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगी। ये देखते हुए कि इन दोनों ने उसकी पत्नी को कितना बिगाड़ा है, अगर उन्हें पता चलता कि जू नेनियन गर्भवती होने के बावजूद दुकान पर काम कर रही है, तो वे तुरंत भड़क उठते। जिन यू ने सोचा, उसकी उंगलियां अनजाने में उसके होठों को सहला रही थीं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ और दादी को मनाने में मदद करूं? जू नेनियन ने सिर हिलाया। स्मार्ट। अचानक प्रशंसा सुनकर जिन यू को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। बताओ, क्या तुम फिर से तलाक लेना चाहते हो ताकि तुम चाहो कि माँ और दादी मुझे घर से बाहर निकाल दें? जू नेनियन, ये जानते हुए कि जिन यू उसे चिढ़ा रहा था, जू नेनियन ने बिना किसी खुशी के उसे मुक्का मारा। क्या हम गंभीर मामलों पर बात कर सकते हैं? गंभीर मामला। जिन यू ने एक हाथ से बिस्तर पर खुद को टिकाया और दूसरे हाथ से अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए सोचा। एक क्षण बाद उसने अपना सिर नीचे कर लिया। तो पहले मुझे कुछ कम गंभीर लाभ बताए, फिर मैं इस पर विचार करूंगा। इससे पहले कि जू नेनियन प्रतिक्रिया दे पाती, जिन यू ने पहले ही उस पर दबाव डाल दिया था। संयोग से जिन रुयांग की छुट्टी थी और वह बेस से वापस आ रहे थे। उसने सड़क के किनारे एक बिजली के खंभे के चारों ओर भीड़ जमा देखी और उस ओर नजर घुमाई। चीख। जब जिन रुयांग ने अचानक कार रोकी तो ब्रेक की एक लंबी चीख सुनाई दी। वह तमाशों का आनंद लेने वाले लोगों में से नहीं थे। बेशक उन्हें अपने परिवार के तमाशों में रुचि थी, लेकिन सड़क किनारे होने वाले हंगामे में उनकी कभी रुचि नहीं थी।
वह अचानक रुक गया क्योंकि वह आकृति बिजली के खंभे से चिपकी हुई थी। जू सिसी की किस्मत बहुत खराब थी। स्कूल से घर लौटते समय उसने स्कूल के गेट पर एक प्यारा सा कुत्ता देखा जिस पर किसी ने पैर रखा था। जू सिसी को ये नन्हे प्यारे से खिलौने बहुत पसंद आए और वे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े बिना नहीं रह सके। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक बड़ा भेड़िया कुत्ता अप्रत्याशित रूप से दूर से उसकी ओर दौड़ा। उसके बालों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उस नन्हे से प्यारे बच्चे का पिता या माँ है। उसने जल्दी से छोटे कुत्ते को जमीन पर लिटा दिया और निश्चित रूप से वह भेड़िया कुत्ता उस छोटे प्यारे कुत्ते की माँ थी जो आए और उस छोटे कुत्ते को ले गई। जू सिसी अभी भी राहत महसूस कर रही थी कि तभी बड़ा भेड़िया कुत्ता जो वहां से चला गया था अचानक पीछे मुड़ा और उस पर गुस्से से टूट पड़ा। उसने सोचा था कि भेड़िया कुत्ता उसे धन्यवाद देने आ रहा है, यहाँ तक कि उसने उसका अभिवादन करने के लिए अपना हाथ भी उठाया। लेकिन उस दुष्ट कुत्ते ने उसकी दयालुता को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उसके हाथ को काटने लगा। ये सब एक झटके में हुआ। जू सिसी ने अपनी 100 मीटर की तेज गति निकाली और अपना हाथ बचाने के लिए हवा की तरह दौड़ने लगी। लेकिन वह बड़े भेड़िया कुत्ते से आगे नहीं भाग सकी। कुछ ही बार में उसे कई बार काट लिया गया। उसके पैर और नितंब बड़े भेड़िया कुत्ते द्वारा काटे गए थे। वह रोते हुए भागी। उसे लग रहा था कि अगर वह रुकी तो बड़ा भेड़िया कुत्ता उसे खा जाएगा। वह ये नहीं देख पा रही थी कि वह कहाँ जा रही है। कुछ संघर्ष के बाद अंततः उसे एक बिजली का खंभा दिखाई दिया। जू सिसी इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग रो पड़ी, क्योंकि उसे पता था कि कुत्ते पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते। इसलिए वह दौड़कर बिजली के खंभे तक गई और ऊपर चढ़ गई। उसने यह बात तो बना ली, लेकिन भेड़िया कुत्ता नीचे इंतजार कर रहा था। बड़ा भेड़िया कुत्ता जमीन पर ही लेटा रहा, पागलों की तरह भौंक नहीं रहा था और अविश्वसनीय रूप से अच्छा व्यवहार कर रहा था। जू सिसी लगभग बिजली के खंभे के शीर्ष पर चढ़ गई थी। सौभाग्य से यह एक निष्क्रिय खंभा था जिस पर कोई तार नहीं था। बहुत से लोगों ने उसे ऊपर जाते देखा और उत्साह देखने के लिए वहां आ गए। जू सिसी ने जमीन पर पड़े बड़े भेड़िया कुत्ते को देखा और उसके पैर कांपने लगे, जिससे वह बिजली के खंभे से बुरी तरह चिपक गई। दर्शक उससे पूछते रहे कि वह क्या कर रही है। जू सिसी और क्या कर सकती थी। ये स्पष्ट था कि एक कुत्ता उसका पीछा कर रहा था। दुर्भाग्यवश वह इतनी डरी हुई थी कि गिरने के डर से हिलने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने बोलने की हिम्मत नहीं की, बस शोकपूर्ण चेहरा बनाकर बड़े भेड़िया कुत्ते के जाने का इंतजार करने लगी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कुत्ते में इतना धैर्य होगा, जो वास्तव में 1 घंटे से अधिक समय तक उसका इंतजार करता रहा। अंततः जू सिसी से रहा नहीं गया और उसने डरते डरते पास में खड़ी एक आंटी से मदद मांगी। जब चाची को पता चला कि बड़ा भेड़िया कुत्ता लोगों को काट रहा है, तो वे इतनी डर गईं कि पास आने से डर गईं, जिससे बाकी सभी लोग दूर चले गए और दूर से ही देखते रहे। जिन रुइयांग ने संपर्क किया और पुष्टि की कि यह बिना किसी संदेह के जू सिसी था, उसका दिल खुश हो गया। वह इतनी ऊंचाई पर क्यों चढ़ रही थी। जल्द ही जिन रुइयांग ने उस अपराधी को देख लिया जिसने उसे इतनी ऊंचाई पर चढ़ने पर मजबूर किया था। एक विशाल भेड़िया कुत्ता, तिब्बती मास्टिफ के आकार का। जियो सिसी, वह पुकारे बिना नहीं रह सका। जू सिसी डर गई और जिन रुइयांग की आवाज़ सुनकर उसे लगा कि वह मतिभ्रम कर रही है। क्योंकि वह बहुत देर तक बिजली के खंभे से चिपकी रही थी, इसलिए जू सिसी के हाथ और पैर कमजोर पड़ गए थे। उसे डर था कि एक भी झटका उसे नीचे गिरा देगा, इसलिए उसने जमीन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। जिन रुइयांग ने ऊपर देखा, उसे पूरी तरह से कांपते हुए देखा और उसे फिर से बुलाने की हिम्मत नहीं हुई। डर था कि वह विचलित हो जाएगी और गिर जाएगी। इस समय सबसे अधिक दबाव वाला मुद्दा भेड़िया कुत्ता था। भेड़िया कुत्ते का शरीर वास्तव में बहुत बड़ा था, लेकिन जिन रुइयांग की नज़र में ये चिंता का विषय नहीं था। उसने बस अपना चश्मा उतारकर जेब में रख लिया और सीधे भेड़िया कुत्ते की ओर चल पड़ा। उसे आते देख भेड़िया कुत्ते ने चेतावनी देते हुए अपने दांत दिखाए और अपने अगले पैर आगे बढ़ा दिए। वह आक्रमण के लिए तैयार था। जिन रुइयांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे कुत्तों से कोई नफरत नहीं थी, लेकिन उस पल उसे कुत्ते का मांस खाने का मन हुआ। एक त्वरित नज़र में जिन रुइयांग ने स्पष्ट रूप से जू सिसी के बछड़े से खून रिश्ते देखा। वह बिना रुके अपने कदम बढ़ाता रहा, सीधे भेड़िया कुत्ते की ओर बढ़ा, जो उसके पहुंचने से पहले ही उस पर झपटा। उसे काटने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जिन रुइयांग की अभिव्यक्ति नहीं बदली, उसकी संकीर्ण आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। मुठभेड़ में अभी भेड़िया कुत्ते ने उसे काटा भी नहीं था कि उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। एक झप की आवाज के साथ भेड़िया कुत्ता लड़ने का मौका भी न पाकर चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। जिन रुइयांग ने घृणा से उसे दूर फेंक दिया। उसने कभी ऐसी घृणा महसूस नहीं की थी। जब उसने अपना सिर उठाया और जू सिसी के कांपते शरीर को देखा तो उसकी भावना हृदय की पीड़ा में बदल गई। जियो सिसी, उसने धीरे से पुकारा। जिन रुइयांग की आवाज़ फिर से सुनकर जू सिसी को यकीन हो गया कि यह कोई भ्रम नहीं था। जिन रुइयांग को पता था कि जू सिसी बहुत डरी हुई है और उसने उसे कई बार धीरे से पुकारा। ये वास्तव में भाई रुइयांग था।
जू सिसी ने कमजोरी से अपनी पलकें उठाकर नीचे देखा। उपयोगिता पोल के नीचे जिन रुयांग का गर्म और परिष्कृत सुंदर चेहरा दिखाई दिया। इसके साथ ही जमीन पर पड़ा हुआ गतिहीन भेड़िया कुत्ता भी था। ये देखकर कि जू सिसी ने आखिरकार उसे देखा, जिन रुयांग ने उसे एक सौम्य मुस्कान दी। डरो मत, नीचे आओ, अब सब ठीक है। जू सिसी ने जैसे ही उसे सुना, वह जोर से चिल्लाई। चिल्लाने पर जू सिसी को एहसास हुआ कि उसके हाथ और पैर कमजोर हो गए हैं और संकट खत्म होने के बाद उसके पास बिजली के खंभे से चिपके रहने की ताकत नहीं बची थी और अनजाने में उसने अपने हाथों को छोड़ दिया। सावधान! जू सिसी ने एक आपातकालीन चीख सुनी, फिर महसूस किया कि उसका शरीर तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। बिजली का खंभा बहुत ऊंचा नहीं था, लगभग एक मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई का। 1 सेकंड से भी कम समय में वह जिन रुयांग की बाहों में गिर गई। उसे मजबूती से पकड़ने के बाद जिन रुयांग का उठा हुआ दिल अंततः शांत हो गया। जू सिसी को भी देर से एहसास हुआ कि वह ऊपर से गिर गई थी। जिन रुयांग का चेहरा करीब से देखकर वह प्रतिक्रिया करना भूल गई और भी जोर से रोने लगी। ये खत्म हो गया, उसने अपना चेहरा पूरी तरह खो दिया था। भाई रुयांग के सामने अपना ऐसा शर्मनाक पक्ष दिखाना। हे भगवान, भेड़िया कुत्ता भाई उसे जाते समय क्यों नहीं ले गया? जिन रुयांग ने उसे और जोर से रोते देखा और उसका दिल बेवजह दुख गया। भाई रुयांग यहाँ है, अच्छा रहो, अब सब ठीक है। उसने धीरे से जू सिसी की पीठ थपथपाई। जू सिसी ने अपना सिर उसकी छाती में दबा लिया और इतनी जोर से रोने लगी कि उसकी आवाज भी नहीं निकल सकी। वह इतनी बदकिस्मत क्यों थी? न केवल उसे कुत्ते ने काटा, बल्कि यह सब जिन रुयांग के सामने हुआ जिसे वह पसंद करती थी। जू सिसी लगभग रोते रोते मर गई। एक बहुत बड़ा अपमान। जिन रुयांग जितना अधिक बोलती, उसकी चीखें उतनी ही तेज होती जातीं। अपने बछड़े पर लगे घाव के बारे में सोचते हुए, जो संभवतः भेड़िया कुत्ते के काटने से हुआ था, जिन रुयांग ने भौहें चढ़ाईं और उसे सीधे कार तक ले गए। जहां तक जमीन पर पड़े कुत्ते की बात है तो जिन रुयांग ने कुछ तमाशबीन महिलाओं को उसे ले जाने के लिए पैसे दिए। एक बार जब जू सिसी कार में बैठी तो उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। खिड़की के बाहर महिलाओं द्वारा भेड़िया कुत्ते को घसीटते हुए देखकर उसकी दिली इच्छा हुई कि वह कुत्ता बन जाए जिसे घसीट कर ले जाया जा रहा है। जिन रुयांग कार में बैठ गया, उसने उसे अपना चेहरा ढांकते हुए देखा, सोचा कि वह अभी भी डरी हुई है और वह बेवजह परेशान हो गया और भेड़िया कुत्ते से और भी अधिक नाराज हो गया। वह नहीं जानता था कि उसे कैसे सांत्वना दे। उसे रोता देखकर वह कुछ चिड़चिड़ा भी हो गया और उसके पैर पर अभी भी घाव था, संभवतः ये भेड़िया कुत्ते के काटने से हुआ था। कुछ ही देर में वे अस्पताल पहुंच गए। जिन रुयांग कार के सामने से गए और जू सिसी को बाहर ले गए। जू सिसी अपना चेहरा ढके हुए नीचे उतरकर खुद चलना चाहती थी, लेकिन शर्मिंदगी के कारण जिन रुयांग का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाई, इसलिए उसने उसे अस्पताल ले जाने दिया। अब जब भी वह अपनी आंखें बंद करती तो वह जिन रुयांग के हाव भाव की कल्पना कर सकती थी जब उसने उसके नितंब पर घाव देखा था, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी पैंट फटी हुई है या नहीं। अगर जिन रुयांग को पता चल जाता कि उसकी चिंता और चिड़चिड़ापन सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह शर्मिंदा थी, न कि इसलिए कि वह डरी हुई थी, तो वह मौके पर ही मर सकता था। डॉक्टर, कृपया उसे देख लीजिए। 10 मिनट बाद जू सिसी शर्मा गई और उसने अपनी पैंट नीचे खींच ली। पता चला कि भाई रुयांग ने उसके नितंब पर घाव नहीं देखा था, उसने केवल उसके पैर पर घाव देखा। जू सिसी राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सकी। शुक्र है कि उसने अपना चेहरा पूरी तरह से नहीं खोया। डॉक्टर ने जू सिसी को इंजेक्शन देना समाप्त किया और उसके घाव को साफ किया। सब कुछ हो जाने के बाद डॉक्टर ने जू सिसी को कुछ आहार संबंधी चेतावनियां दी और चले गए। जिन रुयांग इस सब के दौरान उसके साथ रहा और जब उसने डॉक्टर को जाते देखा तो वह उसके पीछे बाहर चला गया। जू सिसी चुपचाप एक तरफ खड़ी इंतजार कर रही थी, उसके गाल लाल हो गए थे। स्वभाव से साहसी, जू सिसी पहले ही भूल चुकी थी कि जब कुत्ते ने उसका पीछा किया था तो वह कितनी डर गई थी। ये जानते हुए कि जिन रुयांग को ये पता नहीं चला था कि उसके नितंब को भी काटा गया था, वह अब उतनी शर्मिंदा नहीं थी। उसके दिमाग में घूम रहा था कि जब वह खंभे से नीचे गिरी तो जिन रुयांग ने उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया था। ये सोचकर जू सिसी फिर से शर्मा गई और वह खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन रजाई को गले लगा लिया और आओ की आवाज निकालते हुए अस्पताल के बिस्तर पर गिर पड़ी। क्लिक, उसी क्षण दरवाज़ा खुल गया। जू सिसी तुरंत ही बहुत शांत भाव से बिस्तर से उठ बैठी। जिन रुयांग को वापस आते देख उसने पूछा, भाई रुयांग, क्या अब हम वापस जा रहे हैं? पहले कीटाणुरहित करें, जिन रुयांग ने कहा। अब उन्होंने फिर से अपना विशिष्ट चश्मा पहन लिया। जू सिसी दंग रह गई। कीटाणुरहित करें? क्या डॉक्टर ने मुझे पहले ही संक्रमण मुक्त नहीं कर दिया था? जिन रुयांग ने अपना चेहरा सीधा रखते हुए बहुत शांति से कहा, एक और जगह, एक और जगह। जू सिसी को कुछ याद आया। जिन रुयांग की चौकस निगाहों के नीचे उसका मुंह तेजी से चौड़ा हो गया। जिन रुयांग ने उसे याद दिलाया, लेट जाओ, लेट जाओ।
लेट जाओ, लेट जाओ। जू सिसी को अपने कानों में एक तेज धमाका महसूस हुआ, मानो वह किसी बवंडर में फंस गई हो। भाई रुयांग ने वास्तव में इसे देखा था। जू सिसी की पहली प्रतिक्रिया अपने घायल नितंब को हाथ से ढकने की थी। भाई रुयांग ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं? वह एक लड़की है और वह उसे लेटने के लिए कह रहा है। क्या वह उस पर दवा लगाने वाला था? उस दृश्य की कल्पना करके जू सिसी बुरी तरह से स्तब्ध रह गई। जब जिन रुयांग बिस्तर के पास गया और उसने देखा कि जू सिसी हिली नहीं थी और लगभग अपना सिर गर्दन में सिकोड़ रही थी। वह छोटी बटेर की तरह दिखती थी। जिन रुयांग हैरान थे। जियो सिसी। उस समय उसकी कोमल आवाज़ जू सिसी के कानों में मौत की घंटी की तरह थी। वह एक चौंकी हुई बिल्ली की तरह बिस्तर से उठी और सीधे दरवाजे की ओर भागी। जिन रुयांग ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पकड़ ली। जू सिसी बड़ी ताकत के साथ बाहर भाग रही थी और जिन रुयांग ने कोई वास्तविक ताकत लगाए बिना सहज रूप से उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया था। वह उसे पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह खुद को संभाल नहीं सका और उसके साथ ही जमीन पर गिर गया। जिस तरह से वे गिरे वह कुछ शर्मनाक था। जिन रुयांग ने तुरंत खुद को संभाला और गति का लाभ उठाते हुए जू सिसी को भी अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। अपने कानों को अनियंत्रित रूप से लाल होते देख जिन रुयांग ने अजीब तरह से अपना चश्मा ऊपर किया और जू सिसी को अस्पताल के बिस्तर पर खींच लिया। तुम भाग क्यों रहे हो? जू सिसी अभी भी उलझन में थी। बस अब क्या? भाई रुयांग ने उसकी गर्दन चूमी। अभी भी असमंजस में जू सिसी ने पाया कि जिन रुयांग उसे कार में ले जा रहा है। दोनों चुपचाप कार में बैठे रहे। जू सिसी को होश में आने में काफी समय लगा। आज का दिन उसके लिए अविश्वसनीय रूप से घटनापूर्ण दिन था। सबसे पहले उसे एक पिल्ला मिला और फिर एक बड़े जंगली कुत्ते ने उसका पीछा किया, जिसके बाद उसे भाई रुयांग ने बचाया। उसके बाद उसे भाई रुयांग ने पकड़ लिया और भाई रुयांग ने कहा था कि उन्हें उसके शर्मनाक घाव को कीटाणुरहित करने की जरूरत है। उसे भाई रुयांग ने भी चूमा था। पहले सब कुछ इतना अद्भुत नहीं लगता था, लेकिन उस आखिरी बात ने उसके दिल को खुशी से भर दिया। वह हंसना चाहती थी, लेकिन ज्यादा लापरवाही से हंसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भाई रुयांग क्रोधित थे। जब से उसने गलती से उसे चूमा था तब से उसने उससे केवल एक वाक्य ही बोला था। उसने कई बार सावधानी से उसकी ओर देखा, ये देखकर कि भाई रुयांग के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और उनका भाव बहुत गंभीर था। जिन रुयांग की चुप्पी के कारण उसके दिल में जो थोड़ी सी खुशी थी वह धीरे धीरे पश्चाताप में बदल गई। भाई रुयांग सचमुच बहुत क्रोधित लग रहे थे। क्या वह उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर देगा? जिन रुयांग कौन था और बेस पर उसकी दैनिक जिम्मेदारियां क्या थीं? इस पर विचार करते हुए यदि उसने जू सिसी को कई बार चोरी छिपे उसकी ओर देखते हुए नहीं देखा होता तो वह संगठन में काम करने के योग्य नहीं होता। वह उस समय कुछ हद तक हैरान था। वह क्षणिक स्पर्श, यद्यपि संक्षिप्त था, उसकी गहरी दबी यादों के साथ उसके मन में बना रहा। जिस रात जिनयू की शादी हुई, पहला चुंबन जो उसने खो दिया। विचारों में खोए हुए जिन रुयांग ने बिना किसी उद्देश्य के गाड़ी चलाई। जू सिसी उसे देख रही थी और सड़क पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। कार में 1 घंटा बिताने के बाद जिन रुयांग को एहसास हुआ कि आगे कोई रास्ता नहीं है। जब कार अचानक रुकी तो जू सिसी ने सोचा कि वे उसके घर पहुंच गए हैं। जैसे ही कार रुकी उसने उसकी ओर या सड़क की ओर देखने की हिम्मत नहीं की और अपना सिर नीचे झुकाए वह बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी। यद्यपि जिन रुयांग ने कार बहुत आसानी से पार्क कर दी थी, फिर भी उसका मन उलझन में था। कई वर्षों से अकेले रहने और इससे पहले कभी किसी के साथ डेटिंग न करने के कारण ये पहली बार था जब उन्होंने नशे की हालत में विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति को चूमा था, और वह एक युवा लड़की थी। इसलिए जब जू सिसी ने बाहर निकलने के लिए कार का दरवाजा खोला तो उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एक चीख ने उसे होश में ला दिया। ये चीख जू सिसी की थी। जियो सिसी। जिन रुयांग को वास्तविकता का एहसास हुआ तो उन्होंने पाया कि कार का दरवाजा खुला था और जू सिसी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह चौंक गया। अपनी तरफ से दरवाजा खोलने के बजाय वह जू सिसी की तरफ झुक गया। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था नीचे से एक धीमी आवाज आई, भाई रुयांग सावधान रहो। जिन रुयांग चौंक गया और नीचे देखने लगा। जहां वह बाहर निकलने वाला था वहां 3 मीटर की खाई थी। जू सिसी लंगड़ाते हुए खड़ी हुई और चिंतित होकर उसे चेतावनी दी। वह अनजाने में एक ग्रामीण पहाड़ी सड़क पर चला गया और सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। यही कारण था कि जू सिसी कार का दरवाजा खोलते ही नीचे गिर पड़ी। उसकी चेतावनी के साथ जिन रुयांग गलती से गिरने वाला नहीं था, लेकिन वह जानबूझकर बिना एक पल की हिचकिचाहट के नीचे कूद गया। इतनी ऊंची जगह से जू सिसी ने पहले ही जिन रुयांग को चेतावनी दे दी थी, फिर भी वह नीचे कूद गया। एक क्षण के लिए उसका हृदय तनाव से कांप उठा। भाई रुयांग, वह आश्चर्य से बोली। जिन रुयांग सुरक्षित रूप से उतरा, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। न तो वह मुंह के बल गिरा और न ही सिर के बल गिरा। उसके कूदने के कारण उसका सफ़ेद कोट हवा में लहराकर एक सुंदर वक्र बनाता था।
हवा ने उसके बालों को भी बिखेर दिया, जिससे उसका नाजुक सुंदर चेहरा सामने आ गया, जो अब भी उतना ही आकर्षक था जितना पहली बार देखा था, स्पष्ट और सुंदर विशेषताओं के साथ, जिसने तुरंत जू सिसी की चिंतित निगाहों को मोह में बदल दिया। भाई रुयांग बहुत सुंदर है। जू सिसी पूरी तरह से मोहित हो चुकी थी, जब तक कि जिन रुयांग उसके पास नहीं आया। जियाओ सिसी, क्या तुम ठीक हो? उसने चिंता से पूछा, उसकी भौहों के बीच तात्कालिकता का भाव दिखाई दे रहा था। जू सिसी ने जल्दी से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। भाई रुयांग, आप कैसे हैं? क्या उतरते समय आपके पैर में चोट लगी थी? जब वह गिरी थी तो गलती से उसका टखना मुड़ गया था। वास्तव में जू सिसी को यह नहीं पता था कि जिन रुयांग जानबूझकर नीचे कूदा था, और उसने सोचा कि वह भी उसकी तरह गलती से गिर गया था। हालांकि उसने उसे चेतावनी दी थी। उसने स्वतः ही मान लिया कि उसने उसकी चेतावनी नहीं सुनी, या फिर जब तक उसने ये सुना तब तक खुद को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जिन रुयांग ने उसे पहले भी लंगड़ाते हुए देखा था, और ये देखकर कि वह न केवल दर्द से चिल्ला रही थी, बल्कि वास्तव में इस बात से चिंतित थी कि क्या उसे चोट लगी है, उसकी निगाह अनजाने में नर्म पड़ गई। मैं ठीक हूँ, लेकिन आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? ये सुनकर कि वह ठीक है, जू सिसी ने राहत की सांस ली। उसकी दो बड़ी चमकदार गोमेद जैसी आंखें चमक उठीं। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। उसकी तीखी आवाज में अब खुशी और राहत की झलक थी। जू सिसी केवल जिन रुयांग की छाती तक ही आई थी, इसलिए जब वह उसके करीब से बात कर रही थी तो वह स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर देखने लगी। उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी, उसके दो छोटे छोटे गड्ढे एक मीठा स्वाद दे रहे थे। जिन रुयांग ने नीचे देखा, उसकी निगाहें उसके चेहरे पर पड़ीं। उसकी चमकदार मुस्कान ने अनायास ही उसका उत्साह बढ़ा दिया। खुद घायल होने के बावजूद, और वह भी एक लड़की होने के बावजूद, वह इस बारे में बहुत लापरवाह थी, जैसे कि उसकी भलाई उसके अपने शरीर से अधिक महत्वपूर्ण थी। किसी कारण से उसे वह दिन याद आ गया जब जिन यू की शादी हो गई थी, जब वह सराय से निकले थे। जब उसने उसे बताया था कि वह उसे कितना पसंद करती है, तो उसकी मुस्कुराहट उसे याद आ गई थी। क्या वह सचमुच उसे इतना पसंद करती थी? उनकी भावनाएं अनजाने में ही उनके चश्मे के पीछे तीव्र हो गईं। मूर्ख लड़की, जिन रुयांग ने आह भरी और उसे उठाने के लिए नीचे झुका। अरे भाई रुयांग आश्चर्यचकित होकर, जू सिसी हैरान और प्रसन्न दोनों थी। आह, भाई रुयांग उसे फिर से पकड़ रहा है। क्या करें, वह नीचे उतरना ही नहीं चाहती थी। मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा, इधर उधर मत हिलना। ऊपर ऊपर जाओ। तब जू सिसी को याद आया कि वे अभी भी सड़क से 3 मीटर नीचे थे। भाई रुयांग, मुझे नीचे उतारो, उसने विरोध किया। उठने के लिए ये कैसे काम करेगा? जिन रुयांग ने बस उसे हल्के से देखा, उसकी पकड़ उसे बिना किसी कमी के पकड़े रही। जब जू सिसी इस बात को लेकर उत्सुक थी कि वह उसे पकड़कर कैसे ऊपर ले जाएगा, उसने जिन रुयांग को स्थिर रूप से आगे बढ़ते देखा, और फिर सफलता। वह सड़क से मिलने वाली जमीन के समतल हिस्से पर पहुंचा, अपना पैर उठाया और आगे बढ़ गया। जू सिसी, हे भगवान, उसे बहुत मूर्खता महसूस हुई। यह अच्छी बात थी कि उसने अपना प्रश्न नहीं पूछा। कार में बैठने के बाद जिन रुयांग को महसूस हुआ कि छोटी लड़की उसे चमकती आंखों से घूर रही है, जिससे उसके कान गर्म हो गए। हवा इतनी शांत थी कि ऐसा लग रहा था कि केबिन में पिन गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। वह एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से उसने अपना चश्मा छुआ। उसकी बीच वाली उंगली उसे स्थिर कर रही थी। अगर जिन यू यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से देख पाते कि जिन रुयांग घबराया हुआ था। लेकिन जू सिसी जिन यू नहीं थी, और उसे पता नहीं था कि जिन रुयांग घबराया हुआ था। मैंने अपनी माँ से सुना है कि आपकी चचेरी बहन गर्भवती है, जिन रुयांग ने बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए कहा। दरअसल जिन यू के छुट्टी लेकर घर जाने के बाद ये किन ने ये खबर अपने बेटे को बताई। स्वाभाविक रूप से इसका उद्देश्य उसे थोड़ा सा धक्का देना था। जू सिसी को जू नैनियन की गर्भावस्था के बारे में अवश्य पता था। इसके कारण उसकी दादी ने उसे छोड़ दिया था और दादाजी को लेकर सिस्टर नैनियन के पास चली गई थी। जू सिसी ने आसमान की ओर देखा और उसे याद आया कि उसकी दादी ने जू नैनियन की देखभाल करने जाने से पहले क्या कहा था। बेटी, अब तुम घर पर अकेली हो, अपनी दादी और दादाजी को ज्यादा याद मत करो, इसमें कोई मतलब नहीं है। बस चुपचाप घर पर अकेली रहो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बटलर को बता देना, दादी तुम्हारी बहन नैनियन का ख्याल रखेंगी। फिर अपनी आस्तीनें फड़फड़ाते हुए वह अपने दादाजी को साथ लेकर जल्दी से घर से निकल गई। पुरानी यादें ताज़ा करने के बाद जू सिसी ने गुनगुनाते हुए जवाब दिया, मेरे दादा दादी भी आपके घर पर हैं, मेरी बहन नैनियन से मिलने। ये जिन रुयांग के लिए खबर थी। वह आश्चर्यचकित हुआ, तो तुम घर पर अकेली हो? नहीं, मेरी छोटी चाची भी वहाँ हैं, लेकिन वह इतनी व्यस्त हैं कि मेरे साथ समय नहीं बिता सकती, जू सिसी ने उदासीनता से कहा। वह तुम्हें परेशान नहीं करती? ये जिन रुयांग के लिए अप्रत्याशित था। जिस युवा चाची का उसने उल्लेख किया था वह जुओ किंग थी, है न?
जुओ किंग एक दयालु और उदार लड़की थी और बहुत विनम्र थी, जिसके बारे में जिन रुयांग को पूरा यकीन था। क्या किंग किंग के साथ तुम्हारा किसी प्रकार का मतभेद था? उसने पूछा। जू सिसी ने तुरंत अपना सिर खड़खड़ाते हुए हिलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी युवा चाची वास्तव में बहुत अच्छी हैं, बस वह हर दिन बहुत व्यस्त रहती हैं, कभी कभार ही घर आती हैं, केवल रात में आराम करने के लिए, बाकी समय वह बाहर रहती हैं। हालांकि वह मेरी युवा चाची हैं, लेकिन हम अभी कुछ समय पहले ही मिले हैं, इसलिए हम बहुत करीब नहीं हैं। क्या किंग किंग ने कुछ नोटिस किया? उसने अनजाने में जू सिसी की ओर देखा, जिसकी छोटी छोटी आंखें चमकीली और दमकती हुई थीं, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया हो, गिरने की तो बात ही छोड़िए। जिन रुयांग को लगा कि उसका मूड अजीब है। वह शायद इसका कुछ कुछ अनुभव कर सकता था। जू सिसी के प्रति उसकी चिंता स्क्रिप्ट से बाहर हो गई थी। यह उस चिंता के स्तर से भी आगे निकल गया जो एक बड़े भाई को अपनी छोटी बहन के लिए होती है। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए, जहां उसे एक खंभे पर खदेड़ दिया गया था, डर से कांपते हुए जिन रुयांग ने अपने होठों को भींच लिया और अपनी पहचान वापस जिन शियाओनी के रूप में कर ली। उस क्षण में उसके हृदय में दया की जगह हंसी की अनियंत्रित इच्छा ने ले ली। इस स्पष्ट प्रतिस्थापन अंतराल के कारण उसके हृदय में जो अस्पष्ट भावनाएं थीं, वे धीरे धीरे सुलझने लगीं और स्पष्ट हो गईं। इस छोटी बच्ची के प्रति उनकी भावनाएं बदल गई थीं। वह भी उसे पसंद करती थी। क्या वह संभवतः? यह विचार जिन रुयांग के मन में घूमता रहा और मिटने का नाम नहीं ले रहा था। फिर उसने अपना सिर हिलाया। वह बहुत छोटी थी, लेकिन फिर उसने सोचा, वह जू नैनियन से केवल 1 वर्ष छोटी थी। यदि जिन यू जू नैनियन से शादी कर सकता है, तो वह क्यों नहीं कर सकता? जिन रुयांग को गहराई से महसूस हुआ कि वह एक कर्मठ व्यक्ति थे। जू परिवार के घर पहुंचने से पहले उसने कार रोकी, उसकी ओर मुड़ा और पूछा, जियाओ सिसी, तुम मुझे पसंद करती हो, है ना? अप्रत्याशित रूप से ऐसा प्रश्न पूछे जाने पर और इतने सीधे तरीके से जू सिसी के गाल तुरंत लाल हो गए। लेकिन जैसे ही उसका चेहरा लाल हो गया, जू सिसी को उसकी भावनाओं के बारे में पता चलने का डर नहीं था। अपने गर्म गालों को ढकते हुए उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मुझे पसंद है। सटीक उत्तर पाकर जिन रुयांग के होठों पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। लेकिन इससे पहले कि वह मुस्कान पूरी तरह खिल पाती, उसने उसे यह कहते सुना, भाई रुयांग बहुत सुंदर, बहुत सौम्य और बहुत परिष्कृत हैं। जैसे ही उसने यह बात कही, जू सिसी के गाल और भी लाल हो गए। भाई रुयांग सबसे विनम्र और सबसे परिष्कृत व्यक्ति हैं जिनसे मैं कभी मिली हूँ। जिन रुयांग, क्या वह वही था? ऐसा तो नहीं लग रहा था। जिन रुयांग के चेहरे पर मुस्कान लगभग टूट गई। भाई रुयांग के बारे में आपको जो गुण पसंद हैं, वे ये हैं। हाँ हाँ हाँ, जू सिसी ने जोर से सिर हिलाया। उसकी मुस्कान उज्ज्वल और जीवंत थी। मुझे भाई रुयांग के सभी गुण पसंद हैं। उसके सभी गुण। उस क्षण जिन रुयांग के मुरझाए हुए हृदय में चुपचाप एक नई जीवन शक्ति अंकुरित हो उठी। तो फिर क्या होगा अगर भाई रुयांग आपके देखे हुए तरीके से अलग हों? किस तरह से अलग? जू सिसी एक अच्छी छात्रा थी, जिज्ञासु और पूछने को तैयार। उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी बड़ी गोल आंखें उसे घूर रही थीं, जानने की तीव्र उत्सुकता से पलकें झपक रही थीं। किस तरह से? केवल जिन यू और जुओ किंग ही उसके वास्तविक चरित्र को जानते थे। जिन यू की अपने बारे में की गई टिप्पणियों को याद करते हुए जिन रुयांग ने अपना चश्मा ठीक किया और अनजाने में बुदबुदाया, घिनौना, पतित। भाई रुयांग। जू सिसी ने घबराकर उसे बीच में ही टोका। जिन रुयांग को होश आया और उसने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? तुम खुद को इस तरह कैसे छोटा कर सकते हो? जू सिसी ने कड़ी आपत्ति जताई। छोटा करना? यह महसूस किए बिना कि उसने जोर से कुछ कहा था, जिन रुयांग ने सोचा कि उसने खुद को कितना छोटा कर लिया था। उसने उसे गुस्से से देखा। तुमने अभी अभी खुद को घटिया और पतित कहा। जिन रुयांग। उसने गलती से अपने विचार जोर से बोल दिए थे। उसने थोड़ी सी आशंका के साथ जू सिसी की ओर देखा। अगर भाई रुयांग वास्तव में ऐसे होते तो क्या आप उन्हें अब भी पसंद करते? जू सिसी ने सोचा कि जिन रुयांग ने उसे अपनी भावनाओं से दूर रखने के लिए खुद को अपमानित किया। भाई रुयांग, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसने अपना सिर हिलाया। भाई रुयांग, आप खुद को इस तरह से नीचा नहीं दिखा सकते। आप अपने लिए ऐसे घृणित शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? उसने उसे ईमानदारी से देखा। भाई रुयांग, आप बहुत दयालु हैं। मुझे हार मानने के लिए मजबूर करने के लिए आप खुद को इस हद तक कम आंक रहे हैं। उसने पाया कि जिन रुयांग पहले से कहीं अधिक सौम्य है। कोई व्यक्ति लगातार स्वयं को छोटा बताकर किसी दूसरे को कैसे अस्वीकार कर सकता है? वह तो बस उसकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सब समझने के बाद जू सिसी ने जिन रुयांग का हाथ पकड़ लिया। भाई रुयांग, निश्चिंत रहो। यद्यपि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, फिर भी मेरा तुमसे चिपके रहने का कोई इरादा नहीं है। मुझे हार मानने के लिए मनाने के लिए आपको जानबूझकर खुद को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। भाई रुयांग, जिसे मैं पसंद करता हूँ, वह दुनिया का सबसे विनम्र और सबसे परिष्कृत व्यक्ति है। कितनी सही बात कही। और उस क्षण जिन रुयांग को ऐसा लगा जैसे उसके घुटने में गोली लगी हो।
वह घुटने टेकना चाहता था, नहीं, वह उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था। आशा की आखिरी किरण को थामे हुए जिन रुयांग ने पूछा, लेकिन अगर भाई रुयांग उस तरह के व्यक्ति में बदल गए तो क्या आप अभी भी उन्हें पसंद करेंगे? जू सिसी ने अपनी आंखें झपकाईं, इस बात पर उसने विचार नहीं किया था। क्या वह घटिया आदमी ऐसा था जो किसी लड़की को देखकर लार टपकाता था, फिर उसके शरीर को गंदी निगाहों से घूरता था, या शायद लड़की को छूने के लिए हाथ बढ़ाता था? जिन रुयांग के उस तरह के व्यक्ति में बदल जाने के बारे में सोचकर वह हिंसक रूप से कांप उठी और उसे तुरंत पकड़ लिया। भाई रुयांग, मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करता, कृपया एक घटिया आदमी मत बनो। भ्यू, घुटने पर फिर से चोट लगने से जिन रुयांग पूरी तरह से निराश हो गया। उसने अवचेतन रूप से अपने सूखे होठों को गीला कर लिया। तो क्या उसे उसका दिखावा पसंद आया, न कि वह मेरा सब कुछ, जैसा कि आप रोमांटिक कहानियों में पाते हैं? जब जिन रुयांग को अपनी सच्ची भावनाओं का एहसास हुआ तो उसे अचानक बहुत दुख हुआ। उसने कार की छत की ओर देखा। उसका हाथ शक्तिहीन होकर उसके ऊपर पड़ा था कि असली वह न केवल उसके द्वारा नापसंद किया जाता है, बल्कि घृणा और भय के साथ भी मिलता है। अभी अभी उसकी आंखों में जो भावनाएं झलक रही थीं, वे सभी जिन रुयांग ने पकड़ लीं। इस समय जू सिसी घबराहट में अपनी उंगलियों से छेड़छाड़ कर रही थी। भाई रुयांग ने बात करना क्यों बंद कर दिया है? उसे कार की सीट पर कमजोरी से झुका हुआ, उलझन और बेचैनी के भाव के साथ माथे पर हाथ रखे हुए देखकर जू सिसी ने सोचा कि शायद वह अस्वस्थ महसूस कर रहा है। वह झुकी और पूछा, भाई रुयांग, तुम्हें क्या हुआ है? वह बहुत करीब आ गई और उसके सामने दयनीय ढंग से अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाने लगी। लेंस के माध्यम से जिन रुयांग ने उसके जीवंत छोटे चेहरे को देखा। छोटी लड़की का चेहरा थोड़ा पीला और मोटा लग रहा था। उसने अपना हाथ उसके सिर के पीछे रखते हुए ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे उस पर कोई भूत सवार हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कस गईं, उसकी आवाज में अस्वाभाविक स्वर आ गया। जियाओ सिसी, अगर भाई रुयांग ने वास्तव में आपके साथ छेड़छाड़ की तो क्या आप भाई रुयांग से नफरत करेंगे? स्वतंत्रता लो। जू सिसी ने पलकें झपकाईं और फिर से झपकाईं, उसकी मुस्कान फूल की तरह खिल उठी। भाई रुयांग ऐसा नहीं करेगा। फुश। जिन रुयांग ने अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी और उसके सिर के पीछे का हाथ धीरे धीरे छूट गया। उसकी नज़र कई बार बदली और वह उसे और अधिक गहराई से देखने लगा। धीरे धीरे करो, वह अभी भी जवान है। अब जबकि जिन रुयांग को अपनी भावनाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी हो चुकी थी तो उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन उसकी छोटी बेटी को उसके बारे में कुछ गलतफहमियां थीं। उसके प्रति उसके स्नेह से जिन रुयांग खुश नहीं था, इसके विपरीत इससे वह कुछ हद तक उदास हो गया। क्या इसका मतलब यह है कि यदि कोई वास्तविक व्यक्ति सामने आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका वह दिखावा कर रहा है, तो वह उसके प्यार में पड़ जाएगी? या शायद एक बार जब वह उसका असली व्यक्तित्व जान जाएगी तो वह उसे पसंद नहीं करेगी? जिन रुयांग कुछ चिंतित था। सिरदर्द के कारण उसे अवचेतन रूप से अपनी भौहों के बीच में रगड़ने की इच्छा हुई। लेकिन एक जोड़ी हाथ उसके माथे पर टिके हुए थे और उससे पहले ही उसे ऐसा करने के लिए तैयार थे। हाथ छूने पर ठंडे परंतु मुलायम थे। भाई रुयांग, क्या आप सचमुच असहज महसूस कर रहे हैं? जू सिसी ने चिंता से पूछा, ये देखते हुए कि उसका माथा काफी समय से सिकुड़ा हुआ था। शायद वह सचमुच उसे परेशान कर रही थी। वह कभी कभी बहुत लापरवाह हो जाती थी, चीजों को अच्छी तरह से छुपाने में असमर्थ रहती थी। यदि उसे पता होता तो वह भाई रुयांग के साथ इतनी बातें साझा नहीं करती। जिन रुयांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे करते हुए कहा, भाई रुयांग ठीक हैं? इस अवसर का लाभ उठाते हुए जिन रुयांग ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से थपथपाया, बार बार थपथपाते हुए उसे जाने नहीं दिया। उसने अनगिनत बार थपथपाया, फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। वह जू सिसी का हाथ थपथपाकर लाल कर रहा था। भाई रुयांग। उसने उसका हाथ खींचा, ये कहना चाहती थी कि उसने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा है, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वह उसे चूमना चाहती थी। जू सिसी को घर भेजने के बाद जिन रुयांग सीधे परिवार के परिसर में गए, जहां केवल जिन नानकसी मौजूद थे। उसने पूछा, युवा चाची, क्या जिन युजेंग वापस आ गया है? वह अपने कमरे में है, जिन नानकसी ने अखबार पढ़ते हुए लापरवाही से जवाब दिया। जिन रुयांग ने रुककर कहा, दिन के समय अपने कमरे में? वह आदमी फिर से कोई गलत काम नहीं करेगा, है न? ये याद करते हुए कि जू नेनियन गर्भवती थी, जिन रुयांग ने तुरंत अपने संदेह को छोड़ दिया। जिंग बॉजी में शायद हिम्मत नहीं थी। वह जल्दी से जिन युजेंग के कमरे में गया, अपना हाथ उठाया और दरवाजा खटखटाया। जिन युजेंग जू नेनियन के साथ सहज हो रहे थे। यद्यपि वे कोई शरारत नहीं कर सकते थे, फिर भी इससे उन्हें लाभ उठाने से नहीं रोका जा सका। दस्तक की आवाज़ सुनकर उसने अधीरता से पूछा, कौन है? जू नेनियन ने अपना चेहरा दूर धकेल दिया और बिस्तर में दुबक गया। मैं झपकी लेने जा रहा हूँ, तुम जल्दी से बाहर चले जाओ। जिन युजेंग के आलिंगन की गर्माहट खत्म हो गई और उसने उसके होठों पर चुंबन लेने से पहले उसकी मछली जैसी गति पर हंसी उड़ाई।
फिर वह उठा और दरवाजा खोलने चला गया। ओह, क्या मैं कुछ बाधा डाल रहा हूँ? जिन रुयांग जिन यूझेंग की स्पष्ट रूप से अप्रसन्न अभिव्यक्ति से बता सकता था कि उसका असंतुलन थोड़ा कम हो गया था। कुछ हुआ है। जिन यूझेंग ने भौहें उठाईं। वह जाना नहीं चाहता था, फिर भी अपनी पत्नी के साथ अंतरंगता के लिए उत्सुक था। जिन रुयांग ने अपना माथा अपने हाथ पर टिका लिया। उसका चेहरा दुख की तस्वीर बन गया। वास्तव में, हाँ। दोनों नीचे चले गए और जिन नानकसी, जो पहले अखबार पढ़ रही थी, कहीं दिखाई नहीं दी। जिन रुयांग ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, जिन यूझेंग, मैं बर्बाद हो गया हूँ। इस तरह की पराजित शुरुआत जिन रुयांग की शैली के अनुरूप नहीं थी। जिन यूझेंग के विचार में जिन रुयांग एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी चीज़ का सामना इस तरह करते थे कि वे सब कुछ अपने नियंत्रण में रखते हैं और कहते थे कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। उसने पलकें उठाईं। क्या हुआ? जिन रुयांग ने अपना चेहरा ढकते हुए कहा, मैं तुम्हारी छोटी चाची के प्रति आकर्षित हो गया हूँ। जिन यूझेंग लापरवाही से अपने पैर कॉफ़ी टेबल पर रख रहा था, लेकिन इन शब्दों पर उसने अनजाने में उसे दूर धकेल दिया। जिन रुयांग की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर जिन यूझेंग ने पूछा, छोटी काली बहन? टस्क, क्या छोटी काली बहन है? उसका नाम भी तो है। क्या होगा अगर मैं आपकी पत्नी को छोटी सफ़ेद बहन कहूँ? देखें कि क्या आप तब इस पर विश्वास करते हैं। जिन यूझेंग को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह खुश दिखे और कुछ भी तय होने से पहले ही सुरक्षात्मक हो गए। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी अंततः बसने वाला था। क्या तुम गंभीर हो? जिन यूझेंग ने पूछा। अगर यह गंभीर न होता तो क्या मैं आपके पास आता? जिन रुयांग को लगा कि जिन यूझेंग ने एक बिल्कुल व्यर्थ प्रश्न पूछा है। उनकी स्पष्ट स्वीकारोक्ति से जिन यूझेंग कुछ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से विश्लेषण किया, वह लड़की तुम्हारे टाइप की नहीं है। उसे याद आया कि कैसे जिन रुयांग हमेशा कहा करता था कि वह अपनी इच्छाओं को जगाने के लिए गोरी त्वचा, सुंदर रूप, लंबी टांगों, सौम्य और सात्विक आकर्षण वाली तथा अलौकिक आभा वाली महिला चाहता है। जिन रुयांग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मैंने ये बातें कब कहीं और आपने उन पर विश्वास कर लिया? मुझे उन पर विश्वास नहीं हुआ। जिन यूझेंग ने उसकी तरफ देखा। जिन यूझेंग को पता था कि वह सिर्फ छोटी काली बहन के प्रति अपनी भावनाओं को बताने के लिए नहीं आया था। बताओ, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? जिन यू ने कहा। उसका स्वभाव आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। जिन रुयांग का किसी के साथ गंभीरता से डेटिंग करना अच्छी बात थी। जिन यू ने किसी के साथ डेटिंग करने से पहले सोचा था कि जिन रुयांग के पास कोई खास व्यक्ति न होना सामान्य बात है। उस समय उनकी नज़र में महिलाएं उनकी रुचि का विषय नहीं थीं। अब विवाहित जू नैनियन के साथ अपने जीवन में जिन यू हर दिन उसके कोमल आलिंगन में मरना चाहता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि जिन रुयांग के प्रेम जीवन का अभाव बहुत दयनीय था। जिन रुयांग ने अपना चेहरा ढांक लिया। जियो सिसी भी मुझे पसंद करती है। यह उत्तर जिन यू की उम्मीदों के अनुरूप था। जब भी वह जिन रुयांग को देखती तो लड़की की आंखें अलग दिखतीं। क्या ये प्यार नहीं था? इससे पहले उनकी पत्नी ने उनसे जिन रुयांग के बारे में भी पूछा था और बताया था कि जू सिसी उन्हें पसंद करती हैं। जिन यू ने गंभीरता से टिप्पणी की, पुरुष इच्छुक है और महिला उत्सुक है, यह अच्छी बात है। यह उनकी उस समय की स्थिति से कहीं बेहतर था। जू नैनियन के पीछा करने के बारे में बात करते हुए जिन यू की आंखों में कड़वाहट के आंसू आ गए। अपनी पत्नी को डेट पर जाने के लिए राजी करने के लिए उसने एक छोटे से सुअर के बच्चे को पेड़ से बांधने जैसी मूर्खतापूर्ण हरकतें की थीं। उन्होंने जिन रुयांग के कंधे पर थपथपाया। वह तुम्हें पसंद करती है, तुम उसे पसंद करते हो, ये बिल्कुल सही है। इसमें चिंता की क्या बात है? जिन रुयांग वास्तव में चिंतित था। वह एक ही समय में हंसा और रोया। जियो सिसी मुझे पसंद करती है, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं करती। जिन यू ने भौहें चढ़ाईं। उसे समझ नहीं आया। अपना पैर उठाकर उसने जिन रुयांग के पैर पर लात मारी। बोलो इंसान। जिन रुयांग ने तेजी से अपनी आंखें मलते हुए उसे टाल दिया। ये पहली बार था जब उसने इस तरह की गड़बड़ महसूस की थी। जिन यू के सामने ये कहना थोड़ा शर्मनाक था। उसे मेरा वह पक्ष पसंद है जो सब एक नाटक है। अब जिन यू को समझ आ गया कि उसका क्या मतलब था। वह मुस्कुराया और व्यंग्यात्मक शब्द उसके मुंह से निकले, बधाई हो, तुम्हें एक प्रेम प्रतिद्वंद्वी मिल गया है। जिन रुयांग को पहले तो उसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन प्रेम प्रतिद्वंद्वी सुनकर उसने सोचा कि जिन यू को पता है कि कोई और जू सिसी पर नजर गड़ाए हुए है और तुरंत सतर्क हो गया। कौन? आप। जिन यू ने अपने होंठ थोड़े ऊपर उठाए। गर्मजोशी से भरे, सुरुचिपूर्ण सज्जन, जिन परिवार के दूसरे युवा स्वामी। जिन रुयांग। उसने कॉफी टेबल से एक कप उठाया और जिन यू के चेहरे पर फेंकते हुए गाली दी, मुझे आशा है कि तुम्हें कोई प्रेम प्रतिद्वंद्वी मिलेगा। जिन यू ने सहजता से इसे समझ लिया। मेरे बहुत सारे प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी ने भी कोई खतरा पैदा नहीं किया। उनकी पत्नी जहां भी जाती, उनका चेहरा प्रशंसकों को आकर्षित करता। जिन रुयांग को परेशानी में अपने माथे की मालिश करते हुए देखकर जिन यू ने कप को वापस मेज पर रख दिया। मुझ पर इसका गुस्सा निकालना व्यर्थ है।
किसने तुम्हें कहा कि हर समय दिखावा करना पसंद करो? जिन रुयांग असहाय था, लेकिन वह जिन यू की बकवास सुनने के लिए वहां नहीं था। मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे जियाओ सिसी मेरी असली पर मोहित हो जाए? यदि जिन रुयांग थोड़ा और बेईमान होता तो वह पहले जू सिसी को धोखा दे सकता था, एक बार और हमेशा के लिए अपने रिश्ते को सुलझा सकता था और फिर धीरे धीरे अपना असली रूप प्रकट कर सकता था। लेकिन उसकी मासूम शुद्ध निगाहों के विचार ने जिन रुयांग को उसे धोखा देने का साहस खो दिया। उसे ये भी डर था कि एक बार जू सिसी को उसका असली स्वरूप पता चल गया तो वह उसे पसंद नहीं करेगी। उसने स्वीकार किया कि उसे जू सिसी नामक लड़की पसंद है, यद्यपि उसकी उपस्थिति उसके आदर्श मानकों से पूरी तरह मेल नहीं खाती थी। शायद यह इस बात का कारण था कि जब वह उसे देखती थी तो उसकी आंखें हमेशा चमक उठती थीं या फिर वह उसे भाई रुयांग कहकर बुलाती थी। संक्षेप में, वह मोहित हो गया था और उस युवा लड़की पर मोहित हो गया था। वह चाहता था कि वह उसके असली रूप पर मोहित हो जाए। वह अजीब तरह से खुद से भी प्रतिस्पर्धा करता था, खासकर जब जू सिसी उसके विभिन्न उत्कृष्ट गुणों की प्रशंसा करती थी। इससे उसे ऐसा महसूस होता था कि वह किसी और को पसंद करती है। खुद से ईर्ष्या, ये कितनी गड़बड़ भावना थी। कभी कभी जिन यू को लगता था कि जिन रुयांग थिंक टैंक क्रिस्टल की तरह बुद्धिमान है और कभी कभी वह सुअर की तरह मूर्ख है। उसकी पतली उंगलियां कॉफी टेबल पर टैप कर रही थीं और जिन यू ने उसे समझाने की कोशिश की, क्या तुम कभी उस लड़की के सामने वास्तविक रहे हो? जिन रुयांग ने जिन यू से पूछने से पहले इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया, क्या मैं हमेशा बाहरी लोगों के सामने दिखावा नहीं करता हूँ? जिन यू एक क्षण के लिए रुका और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसके लिए कोई आशा नहीं थी। उसे तो ये भी पता नहीं था कि वह कब सच्चा था। जिन रुयांग चिड़चिड़ा हो गया ये देखकर कि जिन यू जाने वाला था। उसने कमजोरी से कहा, मैं मुसीबत में हूँ भाई, और तुम बस अपने प्रेम घोंसले के बारे में सोच सकते हो। कृपया मानव बनो, मानव बनो। जिन यू ने एक भौं उठाई, अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में वापस जाने का इरादा रखते हुए खड़ा हो गया। इंसान होने की चिंता क्यों करें? दुनिया पहले से ही अत्यधिक जनसंख्या वाली थी, इसमें कोई आकर्षण नहीं था। वह अपनी पत्नी द्वारा शासित होना पसंद करता था। जिन रुयांग ने शाप दिया, मुझे आशा है कि आपको एक स्थिर और दृढ़ प्रतिद्वंद्वी मिलेगा जिसे आप आसानी से नहीं झटक सकते। जिन यू ने गुस्से में उसे लात मारी, लेकिन जिन रुयांग पहले ही सोफे के दूसरी तरफ भाग गया था। सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई, टैप टैप टैप। जू नेनियन चप्पल पहने हुए नीचे आ रहे थे। जिन यू पास आया, क्या तुम झपकी लेने नहीं जा रहे थे? जू नेनियन अपने जूते पहनने के लिए दरवाजे पर गई और ऐसा करते हुए उसने उत्तर दिया, मुझे लिली और अन्य लोगों से स्थिति के बारे में बात करने के लिए स्टोर पर जाना है। कल सुबह तक तुम्हें माँ और दादी के साथ सब कुछ तय कर लेना चाहिए। जिन यू को कोई आपत्ति नहीं थी, वह उसके पीछे गया और बोला, मैं तुम्हें ले चलूंगा। आमतौर पर जू नेनियन मना नहीं करेंगे, लेकिन जिन रुयांग थोड़ा अलग लग रहा था। उसने जल्दी से कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेली जा सकती हूँ। मेरी नई बबल टी की दुकान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं पूरे दिन आराम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा व्यायाम करने की ज़रूरत है। ये सुनकर जिन यू ने जोर नहीं दिया, लेकिन फिर भी हु यू को अपने साथ चलने के लिए बुलाया। अन्यथा वह चैन से नहीं रह सकता था। परिसर से बाहर निकलकर जू नेनियन और हु यू सड़क पर चले गए। पीछे से एक कार आई और जू नेनियन के पास आराम से रुक गई। जू नेनियन और हु यू सहज ही देखने लगे। माफ़ कीजिए, क्या आप जानते हैं कि जू का लियुएसु कहाँ स्थित है? यह एक स्पष्ट किंतु विनम्र और सौम्य पुरुष आवाज़ थी।